Now the whole session is going to be recorded, and in this class we will talk about what we will talk about King Lear. That is a well-known play of William Shakespeare, and you will come to know कि this play is remarkable from various perspectives. This play is remarkable from various perspectives. Uh, I will tell you each and every point, ki which point you have to take and which point you have to leave. So remember that कि whenever you talk about Shakespearean tragedy, again I would like to repeat कि Shakespearean tragedy या शेक्सपियर के प्ले को खास करके जो इस तरह के प्लेस है तीन चार पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। एक तो मैंने आपसे कहा था कि उसका अपना थीम क्या है, सेकेंड पॉइंट यू हैव टू गो उसका सेटिंग क्या है, थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका पब्लिशिंग डेट क्या है। तो अगेन here I am, and in this class I'm going to tell you about King Lear, a well-known tragedy of William Shakespeare, and you will come to know कि जो ये प्ले है इस प्ले का जो सेटिंग है वो कहाँ पे दिखाया गया है, ब्रिटेन में दिखाया गया। द सेटिंग ऑफ द प्ले आकर्स वेयर, द सेटिंग ऑफ द प्ले आकर्स इन ब्रिटेन, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट कि इट पब्लिश्ड इन 1605, जो इसका पब्लिशिंग डेट है वह कब होता है, वह 1605 में होता है। नंबर थर्ड पॉइंट, यू विल कम टू नो कि जो एक प्ले का जो थीम है वह प्ले का थीम एक मेरी अपनी नजर में एक प्ले का थीम जो मैं अपनी नजर से देखता हूँ या सोचता हूँ, जिसको कई और नामों से जाना जा सकता है। एक मेरी अपनी नजर में द थीम ऑफ द प्ले प्ले इज क्रीडुलस। क्रीडुलस, CREDULOUS, इट्स द नेचर ऑफ किंग लियर। क्रीडुलस है ये किसी का भी नेचर हो सकता है। जो क्रीडुलस है दैट इज की किसी पे जल्दी विश्वास कर लेना। तो आप ये देखेंगे कि वह जो किंग है वह कैसे विश्वास कर लेता है अपनी अ, उसके ही हैज थ्री डॉटर्स, एंड यू विल कम टू नो कि उन तीनों डॉटर्स में से जो ऑनेस्ट है उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। ऑनेस्ट जो डॉटर है कॉर्डिलिया, कार्डिलिया में पे उसका विश्वास नहीं है, लेकिन जो और दो डॉटर है जो उससे बड़ी डॉटर है गॉन्ड्रिल और रीगन, जो कि रियली में दे आर द सिंबल ऑफ व्हाट, दे आर द सिंबल ऑफ कि दे हैव द अपेटाइट फॉर पार। उनको एक तरह का भूख है, किसका, पार का भूख है। तो यू विल कम टू नो कि जो प्ले है कई एस्पेक्ट से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इवन आई टोल्ड यू कि कल की भी क्लास में मैंने बताया था कि अ पीस ऑफ लिटरेचर कैन बी इंटरप्रेटेड, असेस्ड, इवेल्युएटेड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देर इज नो फिक्स्ड क्राइटेरिया कि बस यही ले लिया गया, इसी के इर्द गिर्द यू आर मूविंग, यू आर टेकिंग ओनली अ पार्टिकुलर थॉट and saying that there is no option at all. No, so many doors are open. If you want to see this play from this perspective, you can go from this perspective, from that perspective. तो क्रिटिक का यही तो ड्यूटी होती है कि वह उसको किस किस नजरिए से देख रहा है। तो एक नजरिया जो प्ले को देखने का है वह यह देखने का है कि देर इज अ मैन, again I would like to use the word कि there is a man, and who is that man? That man is King Lear, but he has some duties. And what is the duty of that man? He is a king as well as he has other duty, that is the duty of a father. तो आपको जो प्ले का स्टोरी है वह एक आदमी एक राजा के इर्द गिर्द, इट मूव्स अराउंड अ पार्टिकुलर किंग, जैसे कि और भी आपने देखा था किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये मूव करता है। तो यू विल कम टू नो कि देर इज अ प्ले किंग लियर, इट गॉट इट्स टाइटल एट द नेम ऑफ किंग लियर, एंड वी नो इट वेरी वेल कि दैट किंग लियर इज द किंग ऑफ ब्रिटेन, ही हैज थ्री डॉटर्स। और वो तीनों डॉटर्स जो है उनका नेचर भी डिफरेंट है। जो शुरू की दो डॉटर्स हैं, मतलब जो बड़ी उनकी जो दोनों बेटियां हैं, तो यू विल कम टू नो कि दे हैव डिफरेंट नेचर, बट द जो यंगेस्ट डॉटर है उसका नेचर उनसे अलग है। तो जो प्ले है यह साइकी की बात करता है, यह ह्यूमन नेचर की भी बात करता है। इट्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले दैट इट टॉक्स अबाउट साइकी, इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन नेचर। यह जो साइकी की बात करता है यह ह्यूमन नेचर की बात करता है। तो whenever I talk about, yeah, whenever I go with this thing, yeah, whenever I go with this play, always I want to share, always I want to tell you only one point that's highly significant, that's highly important. And what is that point? कि you are not ultimately going
to study the nature of a king, but you have to study the nature of a man. King is also a man, और उनकी तीनों बेटियां वो राजकुमारी हो सकती हैं केवल जो है बड़े घराने में पैदा होने की वजह से, लेकिन वे राजकुमारियां भी क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। उनका भी नेचर वैसे होगा जो हम लोगों का होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक नेचर है, उस पार्टिकुलर नेचर में आप देखेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स है वो कितना कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है। सच अ थिंग यू विल कम टू नो कि नेवर वी कैन थिंक, कि कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते कि डॉटर्स कैन गो अगेंस्ट फादर। अभी तक हमेशा इन द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री यू विल कम टू नो कि फार फार सन डीथ्रोन्ड हिज फादर। शक्ति के लिए जो है बेटों ने अपने फादर को डीथ्रोन किया था, ये तो इतिहास में पढ़ा गया। They assassinated their father, they murdered their father, they dethroned their father. But this is the first play where I come to know कि directly or indirectly, two daughters are involved. They want to replace the king and they want to achieve whatever king has. So remember that, मैं फिर से बात बताना चाहूंगा कि in the pages of the history you will come to know कि daughters never dethrone their father. They never dethrone their father. Sons dethrone their father, but this is the first play where you will come to know कि daughters are going to dethrone their father, and whatever the power king has, they want to get it anyhow. So यहाँ पे क्या? What do you find? You find that there is another theme, and what is that theme? That theme is the appetite of power. I would like to use the word appetite, A-P-P-E, appetite, T-I-T, appetite of power. यू विल कम टू नो कि यहाँ पे जो भूख है बेटियों का, वह कौन सी भूख है? सत्ता की भूख है। उनको लालच है कि दे वांट टू कम इन पावर, दे वांट टू गेट पावर, एंड वट एवर हिज मीन्स देयर फादर हैज, दे वांट टू अचीव इट एनी हाउ। And now you will come to know ki not only this particular thing you find, but there are so many characters also in the play. They have the same ambition. Even you have gone with whom? You have gone with Macbeth. Macbeth has also evil ambition. He murdered the gentle king, King Duncan, and what happened with that man? Decay, downfall, no rest, no peace, no sukoon, no chain at all in the life of that character. So again, you find there is another story, but this story is entirely different from the story of Macbeth. Here is what? Here is appetite of power, not only in not only in a minister, not only in a king, but you will come to know here uh, daughters, they have what? They have the appetite of power and they want to dethrone their father. They want to dethrone. Undoubtedly, king is an aged king. King is an aged king, और king का एक और चीज है, कमी है, that is what? Lack of self knowledge. So in the whole play I will discuss with you taking 3 or 4 points. सबसे पहला point which I want to tell you, that is what? That is human nature, which in every play, whenever you read, whether you read tragedy, whether you read comedy, you have to go with this basic point, that is what? That is human nature. You will come to know different nature in a family. If there are 5 members in a family, they have different nature. But how you have to tackle, being the father, being the king, your primary duty is that you have to tackle these different nature of your daughter. But you will come to know, no, not at all. King come under the trap which has been created by his daughters, and they get the power. When they come in power, you will come to know how they start to behave with their father. That is another important point. So important thing is that human nature, it's a very complex issue which has been taken William Shakespeare, and in every play you will find that the color of human nature is changing. You will find some new odor, you will find some new you can say fragrance of human nature. So what I want to say,
what I want to tell you कि whenever you study the play of William Shakespeare, you all have to go, especially what you all have to go, human nature, nature of Cordelia, nature of Regan and nature of Gondry. उसका नेचर क्या, उसका स्वभाव क्या है? they all are the they means they all are the daughter of only one, and who is that is King Lear. तो एक तो ड्रामा को अगर हमें समझना है तो ड्रामा को ह्यूमन नेचर लेकर के बात करना पड़ेगा. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, एंड that is the relationship between daughter and son, sorry, daughter and father. Here is another important thing, relationship between daughter and father. Third important point which I want to say, yeah, which I want to tell you, that is the appetite of power. And this appetite of power, it's a very significant word because it ultimately refers to what? It refers to the nature of the two daughters of King Lear. It refers to nature of the two daughters of King Lear. अपेटाइट ऑफ पावर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये शब्द ही आपको बता देता है कि किंग लियर की जो दोनों बेटियां हैं, जो बड़ी वाली है गॉन्ड्रिल और रीगन, उनका नेचर क्या है. appetite of power you will not find where? Appetite of power you will not find in the nature of whom? In the nature of Cordelia, the youngest daughter. उसको कोई भूख नहीं, सत्ता की भूख नहीं है, शक्ति की भूख नहीं, कोई लालच उसमें नहीं है. जब किंग उससे पूछता है कि हाउ मच डू यू लव मी, शी सेज जितना एक बेटी को अपने फादर को लव करना चाहिए उतना ही मैं आपको चाहती हूँ. तो उसके पास शी डज नॉट हैव व्हाट, शी डज नॉट हैव such a type of word that I can say the figurative speech she doesn't use, because she knows it very well ki how much this relationship is, how much this relationship is important, the relationship between father and daughter, how much that is important, how much that is significant. तो अगर एक बेटी ये कहती है, इफ द किंग आस्क द क्वेश्चन हाउ मच डू यू लव मी, daughter says no, not at all. पहली बात तो इट्स अ फुलिश क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू आस्क, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाई यू आर गोइंग टू डिवाइड योर किंगडम. क्या यह कोई आधार है कि मैं ये क्वेश्चन किसी से पूछूं और मैं उससे कहूं कि आप मुझे कितना चाहते हैं और वो ये कहे कि मैं आपको अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं. अगर इस तरह का स्टेटमेंट करे या वो करे तो व्हाट शुड आई डू? शुड आई गिव माय किंगडम? शुड आई गिव माय पावर? शुड आई गिव माय नेम एंड फेम? Should I sacrifice myself for that person? No, not at all. Even I am not gone, I'm not familiar with your nature, I don't know what you are and how you are, and what a foolish question has been asked, and what the foolish answer, yeah, if you use the word ki the particular greedy answer has been given by has been given by his daughter. So remember that sharing of the power, it's not the sharing of the knowledge that is going to increase. One thing I would like to use, sharing of knowledge and sharing of power. King gave whatever he has. और ये कहा जाता है कि देयर इज अ स्टेटमेंट कि किंग डज नॉट नो किनशिप, राजा रिश्तेदारी नहीं जानता. लेकिन राजा ने तो यहाँ पे क्या किया, रिश्तेदारी के नाम पर तो सब कुछ उसने लुटा दिया. और किसको दिया? अपनी बेटियों को ही दिया. बट व्हाट वाज द बेस टू डिवाइड द किंगडम? व्हाट वाज द बेस टू गिव दैट किंगडम? क्या वह जो तरीका था वह अच्छा था? You are a king, you have the responsibility, you have to hold, you have to manage, you are handling the kingdom, and under your leadership there are many courtiers, under your leadership there are many landlords, under your leadership there are so many people. They are there, they have some duties, they have to do something. And what you are doing? Your daughters used some sweet words and you become mad and gave all the power whatever you have. तो ये तो वही चीज हुआ ना कि थाली सजा करके परोस देना और ये कह दिया जाए कि नाउ द थिंग्स आर रेडी, कम एंड टेक द टेस्ट. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि पूरी
थाली सजा करके केवल एक स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी बेटी गॉन्ड्रिल और रीगन को पूरा साम्राज्य दे दिया। एंड द डॉटर हु वाज ऑनेस्ट, द डॉटर हु वाज अल्टीमेटली ट्रू, हु हैज आई विल से कि नो एक तरह से एनी आर्टिफिशियलिटी इन हर नेचर, व्हाट शी हैज बीन, व्हाट हैपेंड, यू कम टू नो अल्टीमेटली उसको जो है कुछ नहीं मिला। ऑल द राइट्स, ऑल द थिंग्स हैव बीन स्नैच्ड। तो तीन चीजों के लेके मैं बात कर रहा हूं। एक तो सबसे पहला चीज आपका क्या है, नेचर है। दूसरा चीज आपका क्या है, अपेटाइट ऑफ पार है। और तीसरा पॉइंट जब आप बात करते हैं तो वह कौन सी चीज है, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। जो लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज है ये तो किंग लियर से रिलेटेड है। जो अपेटाइट ऑफ पार है यह किंग लियर की दो बेटियों से रिलेटेड है। और किलिंग ऑफ ऑनेस्टी, सच्चाई को मारना, यह किससे रिलेटेड है, यह जो है कॉर्डिलिया से रिलेटेड। कार्डिलिया को एक भी कुछ भी ना देना, बल्कि उसको जो है क्या करना, उसका उसको एक तरह से डिसरिस्पेक्ट करना, या उसको जो है कोई भी ऑनर या सम्मान ना मिलना, यह सच्चाई का गला घोटना है। बिकॉज शी वॉज स्टैंडिंग विद ट्रूथ, and she was firmly standing with truth, with firm resolution, with firm determination. She favored truth. उसने दृढ़ इच्छा के साथ सत्य का साथ दिया। एंड व्हाट हैपेंड एट ऑल, फादर ने उसको निकाल दिया, किंग ऑफ फ्रांस ने तो हाथ थाम लिया। उसने अपनी जिंदगी जो है एक अच्छी जिंदगी शुरू की। लेकिन फिर वही होता है कि ऑलरेडी यू हैव गॉन विद द स्टोरी, बहुत पहले से ये सारी स्टोरी हम लोग सुनते चले आए हैं कि व्हाट हैपेंड। साम्राज्य जैसे ही जो है हाथ से निकलता है किंग के, हाउ ही इज गोइंग टू बी ट्रीटेड बाय हिज ओन डॉटर्स, गॉन्ड्रिल और रिगान के द्वारा। तो यहां पर एक चीज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन यू आर इन पावर, यू थिंक कि गॉड हैज गिवन यू एब्सोल्यूट पावर। लेकिन जब जो है व्हेन यू आर नॉट इन पावर, but you have enjoyed the power, and when you lost power, when you lost name, fame, and you start to live such a life which you didn't imagine, then you will come to know, okay, yeah, there are some problems. Then you come to know the reality of life. किंग लियर जब तक राजा है, उनके हाथ में शासन है, उनके हाथ में पार है, शक्ति है, तो उनको ये लगता है कि आई एम द ओनर, आई एम द मास्टर, एंड वट एवर द विश आई हैव, वट एवर द विश आई हैव, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई कैन डू। कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं है, देर इज नो वन टू चेक मी। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल, जब वो अपनी बेटियों के स्टेटमेंट से खुश होते हैं, दो बेटियों से, तो खुशी खुशी वो क्या करते हैं, साम्राज्य का बंटवारा कर देते हैं। और तीसरी बेटी से जब वो खुश नहीं होते हैं तो उसको खुश नहीं देते हैं। यह दिखाता है किसका, एब्सोल्यूट पावर ऑफ द किंग, किंग की असीमित शक्ति का। मैं खुश हुआ मैं दे दूंगा, मैं नहीं खुश हुआ तो मैं नहीं दूंगा। सो व्हाट आई वांट टू से कि जब आप इस पर देखते हैं और जब तीसरी बेटी को कुछ नहीं दिया जाता, तो देयर इज अ कैरेक्टर केन, KENT, से निकाल दिया जाए, क्योंकि इसने जो है क्या किया हुआ है, किंग ये कहते ही इसे देश से निकाल दिया जाए, क्योंकि इसने जो है हमारे अपने डिसीजन जो मैंने लिया, जो मैंने आदेश दिया, उस डिसीजन और आदेश के खिलाफ यह आदमी खड़ा हुआ है। ही स्टूड अगेंस्ट माय डिसीजन, ही डिडंट फेवर मी, बट ही इज फेवरिंग whom, he is favoring Cordelia, who does not like me. So try to understand, God gave you power,
यू आर इन पावर, you are the owner, you are the master of the kingdom, you are the decision maker. But God also says, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक डिसीजन आपकी बर्बादी का कारण बन जाए। और जिस शक्ति पर आपको नाज था, जिस शक्ति पर आपको घमंड था, गर्व था कि मैं राजा हूं, मेरी बादशाहत है, मैंने चीजों को कायम किया हुआ है, मैं इसका मास्टर हूं, एंड वट एवर आई हैव टू डू आई कैन डू। उसी किंग को आप देखेंगे कि जब वह जो है रेगिस्तान में घूमता है फूल के साथ, उस फूल के साथ, तब उसको एहसास होता है, नो, माई पावर इज नॉट एब्सोल्यूट पावर, देयर इज समवन who runs the whole universe. There is someone who is the king of kings. There is someone who holds ultimately all the universe, and there is someone who is invisible but that is visible. कोई ऐसा तो है जो इनविजिबल है लेकिन विजिबल है। वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑलमाइटी। वंस आई वाज इन पावर, आई हैड प्राउड, आई एम द किंग, आई कैन डू एनीथिंग बिकॉज आई, देयर इज नो वन टू अपोज मी, देयर इज नो वन हु कैन गो अगेंस्ट मी। लेकिन उसी राजा को कुछ ही जो है महीनों में इस चीज का एहसास हो जाता है कि जो शक्ति मुझे मिली हुई थी वह क्या है? दैट्स नॉट द एब्सोल्यूट पावर, दैट्स फॉर शॉर्ट टाइम। द लाइफ विच गॉड हैज गिवन, दैट्स नॉट ultimately permanent, that's not forever. King became an aged king. The same thing what you have, what I have, जो आपके पास है, जो मेरे पास है, जो आज यंग है वो कल ओल्ड होगा, जो ओल्ड है दैट विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड, जो कल चाइल्ड है वो फिर यंग होगा। एक ऐसे याद आता है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ऐसे था शायद कि नहीं क्या लिखूं करके, ऐसे का नाम था क्या लिखूं, और परहैप्स शायद उन्हीं का ही था। उसमें वो कहते हैं कि तरुणों का एक नया दल आता चला जाता, तरुण माने नवयुवक, नवयुवकों का एक दल आता चला जाता, अनडाउटली दोज हु आर यंग नाउ दे आर ओल्ड, दोज हु आर you can just say in adolescence age, now they are youth. तो such a thing you will find। इसीलिए शेक्सपियर के सोनेट में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस रहा, रोल ऑफ टाइम। यू विल कम टू नो कि शेक्सपियर जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि टाइम एक ऐसी चीज है, इट कॉन्कर्स एवरीथिंग, इट डिफीट्स एवरीथिंग, नथिंग इज बियॉन्ड टाइम। टाइम के परे कुछ है ही नहीं है, एंड इट वाज द गेम ऑफ टाइम। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम सबसे शक्तिशाली है और समय महान है। ऐसे लोगों ने स्टेटमेंट समय को नहीं दिया, लोगों ने समय की शक्ति को देखा। एक राजा जिसके एक आदेश पर कभी जो है पूरा का पूरा ब्रिटेन हिल जाता होगा, उसी राजा को जो है अपने दो लोगों का वह पेट नहीं भर पा रहा, अपना पेट नहीं भर पा रहा है, और एक हीथ में बंजर में जाकर के जिंदगी गुजारता है। तो ये चीजें, दिस इज व्हाट, दिस इज द लाइफ, एंड यू विल कम टू नो कि इसी जिंदगी में कितने लोग ऐसे रहते रहे हैं जो अर्श से फर्श तक पहुंचे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो फर्श से अर्श तक आए हुए हैं। किसी का भी आप एग्जाम्पल लेकर के उठा के देख लीजिएगा। सहारा परिवार था, सुब्रत राय, उनकी क्या हाल हुई है आज के समय में। यू कैन जस्ट टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, रिलायंस के जो मालिक थे, मैं अभी ये पता नहीं, आई डोंट नो कि मैं परहैप्स मुकेश अंबानी नहीं या जो भी रहे हो, उनके जो एक और भाई है, उनकी व्हाट हैपेंड विद दैट मैन। तो यू विल कम टू नो कि नथिंग इज इटर्नल, नथिंग इज परमानेंट। Those who are in power, if they think that they have gone absolute power, they can do anything, justice injustice कुछ भी कर सकते हैं, नो, नॉट एट ऑल। किंग ने इनजस्टिस किया, किंग ने डिसीजन बढ़िया नहीं लिया, किंग धोखे में आए और उन्होंने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। यह उनका लैक ऑफ नॉलेज इंडिकेट करता है, और बेटियों के दिमाग में पहले से चल रहा था मुझे इस चीज को लेना है, वह उनकी जो है अपेटाइट ऑफ पावर को इंडिकेट करता है।
लेकिन लास्ट में आप देखेंगे कि वही बेटी उसके साथ खड़ी होती है जिस बेटी को उन्होंने कुछ नहीं दिया था। जिस बेटी को उन्होंने कुछ नहीं दिया था वही उनके साथ खड़ी होती है। और वही बेटी जो है क्या करती है, सेना इकट्ठा करती है, अपने फादर को बचाती है और साम्राज्य के लिए कोशिश करती है कि उनका साम्राज्य उनको वापस मिल जाए। उसमें उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन आता है, इज देयर एनी जस्टिस इन दिस वर्ल्ड? क्या इस दुनिया में कोई जस्टिस है? कॉर्डिलिया का मरना सच्चाई का कत्ल करना है। कॉर्डिलिया को उसके फादर के द्वारा कुछ न दिया जाना सच्चाई को अपनी जिंदगी से, उसूलों को अपनी जिंदगी से निकालना है। तो कॉर्डिलिया एक कैरेक्टर नहीं है, कॉर्डिलिया इज एन आइडियोलॉजी। कॉर्डिलिया एक फिलोसफी ऑफ लाइफ है। आप कॉर्डिलिया को केवल ऐसे ना लीजिए कि शी इज द डॉटर ऑफ किंग लिया। कॉर्डिलिया इज एन आइडियोलॉजी। शी इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ। पूरा का पूरा दर्शन उसके ऊपर है। जितना बातें की जाएंगी उतना कम लगेगा कि अभी और करना और करना। क्योंकि कॉर्डिलिया is the symbol of honesty, Cordelia is the symbol of bravery, Cordelia is the symbol of justice, Cordelia is the symbol of equality, Cordelia is the symbol of fraternity। और जब आप ये देखते हैं कि Cordelia ultimately has not been given even a single penny, undoubtedly King of France stood with her। She became the wife of that King of France। She started to enjoy in her life without the help of her father। But you will come to know कि when father was in crisis, कार्डिलिया came। जब फादर के साथ क्राइसिस है, फादर के साथ प्रॉब्लम है, तो कार्डिलिया आती है। और कार्डिलिया के आने का मतलब है कि शेक्सपियर सच्चाई को सामने लाना चाहते थे। अगर कार्डिलिया इस समय नहीं आती तो ड्रामा की सीन क्या होती? तब ड्रामा की सीन ये होती कि कार्डिलिया अपनी जिंदगी में मस्त रहती, किंग लियर कहीं जो है बंजर जगह पर दम तोड़ देते। दोनों बेटियां जिनको जो साम्राज्य मिला था वो आपस में ही अपनी जिंदगी जो है व्यतीत करती, या साम्राज्य को और प्राप्त करने के लिए दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देती। कार्डिलिया को लाना सच्चाई को जीवित रखना है। लेकिन देर इज अनदर क्वेश्चन विच आई हैव डिस्कस विद यू। कार्डिलिया का मारा जाना सच्चाई का मारा जाना भी है। और यह इंडिकेट करता है कि परहैप्स इन दिस वर्ल्ड यू डोंट गेट जस्टिस। यू कांट गेट जस्टिस एट ऑल इन दिस वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर द गुड पीपल। यह दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है। यह दुनिया अच्छे विचार के लोगों के लिए नहीं है। वह कार्डिलिया जो चाहती तो शी कैन पास अ प्लीजेंट लाइफ, लेकिन वह कार्डिलिया लास्ट में कहां पे आती है? शी कम्स टू प्रोटेक्ट हिज फादर, हर फादर, द किंगडम ऑफ अ फादर। बट यू विल कम टू नो शी लॉस्ट हर लाइफ। शी लॉसेज हर लाइफ। शी लॉसेज इट। लॉसिंग द लाइफ ऑफ कार्डिलिया मीन्स लॉसिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। कॉर्डेलिया के जीवन का जाने का मतलब है कि उस समय ब्रिटेन के समाज से मानवता खत्म हो चुकी है। इसका एहसास किंग लियर को भी बहुत होता है जब वो कॉर्डेलिया की डेड बॉडी को अपने हाथों में लेकर उसको झुलाते हैं पालने की, तब उनको एक एक चीज याद आता है। और यहाँ पर हम यहाँ पर किंग लियर को एक किंग लियर के रूप में नहीं देखते, एक मजबूर बाप और एक मजबूर इंसान के रूप में पाते हैं जो खड़ा है, एंड देयर इज नो वन टू हेल्प हिम। कोई नहीं उसकी सहायता करने वाला। तो किंग लियर का इस तरह से लाश में खड़े करना, जिसके एक आदेश पर पूरा ब्रिटेन चलता होगा, जिसके एक आदेश पर पूरे के पूरे ब्रिटेन में संविधान लिखा जाता रहा होगा, वहां के कानून का पालन किया जाता होगा, वह मजबूर बाप 80 साल की उम्र में अपनी बेटी को जब मरते हुए देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर द गुड पीपल।
he repents, he weeps, he cries, but nothing is in the hand of that father. He lost everything, सब कुछ खो दिया है। मैंने इसके पहले कल भी कहा था कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होत क्या। और मैंने कहा था कि जब भी आप किसी फीमेल कैरेक्टर को लीजिएगा तो आप जरूर देखेंगे कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जहां पे आपकी सिंपैथी के साथ साथ इम्पैथी भी आ जाएगी। कॉर्डिलिया के साथ हमारी इम्पैथी है। सिंपैथी और इम्पैथी में इतना फर्क होता है कि सिंपैथी किसी भी आदमी के साथ दिखाई जाती है, इम्पैथी केवल उसके साथ होती है जो आपकी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा करता है, जिसके मरने पर आपको इतना दुख होता है कि समथिंग ऐसा लगता है कि कुछ गया, कुछ छीन सा गया, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। वरना इस दुनिया में तो पर डे लोग मर रहे हैं, हर मिनट में मर रहे हैं, किसी की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, किसी की नहीं मिलती है। तो कॉर्डेलिया का जाना ऐसा नहीं कि एक बेटी का जाना है और एक बेबस और लाचार बाप जो है उसको अपने हाथों में ले करके अपनी मजबूरी पर रो रहा है, बल्कि कॉर्डेलिया का जाना उस समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जो समाज जो है ईमानदारी के नाम पर खड़ा तो होता है, ईमानदारी के नाम पर अच्छी अच्छी बातें तो करता है, लेकिन जब ईमानदारी की हिफाजत की बात आती है, उसकी रक्षा की बात आती है, तो कोई सामने नहीं आता है। और शायद ये मजबूर बाप उसी कहानी को बयां करता है। कॉर्डेलिया का वजूद खत्म नहीं हुआ, सच्चाई का वजूद खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब भी ऐसे कैरेक्टर्स पढ़ेंगे आप, जब भी ऐसे कैरेक्टर्स आपकी जिंदगी में आएंगे, तो बीइंग द स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर ऑफ आर्ट, ये जरूर एक बार आदमी सोचता है कि यह सच थिंग हैपेंस। और यही चीजें हमारे अंदर कैथार्सिस को जन्म देती। कार्डिलिया एक सोच है, मैंने कहा बताया, मैंने कहा कार्डिलिया एक दर्शन है, कार्डिलिया एक आइडियोलॉजी है जो समाज में जस्टिस को लेकर के आई, जो समाज में ट्रुथ को लेकर के आई, जो समाज में इस चीज को लेकर के आई है कि कितना भी लोग हमारा अपोज करे, लेकिन हमें जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहिए। उसका नेचर सेल्फिश नहीं है और बेटियों की तरह। सो यू विल कम टू नो कि ये ऐसे कहानी है, ये ऐसे कैरेक्टर्स है, ये ऐसे किरदार है विच यू एंड आई फील इन आवर लाइफ। हम किंग लियर को केवल क्यों किंग लियर के रूप में देखते हैं? हम क्यों किंग लियर को केवल इस रूप में देखते हैं कि वो बड़े बादशाह हैं, उनका शान और शौकत है? क्यों किंग लियर के दिल नहीं है, वो नहीं रोते हैं, उनकी इमोशंस नहीं, उनके जज्बात नहीं है? अगर किंग लियर है तो किंग लियर फादर भी है, उनको फादर होने की भी ड्यूटी निभानी चाहिए थी। और शायद उसी फादर होने की ड्यूटी निभाने में वो फेल हो गए, इसीलिए उनके हाथ से जो है साम्राज्य भी चला गया। और फादर के होने का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या किंग एक अच्छा फादर हो सकता है? आदमी एक ही है, लेकिन उस आदमी को दो ड्यूटीज निभानी पड़ी, राजा होने की भी जिम्मेदारी, फादर होने की भी जिम्मेदारी। हो सकता है आप बेहतरीन राजा रहे हो, लेकिन बेटियों के लिहाज से आप एक अच्छे फादर नहीं। तो शेक्सपियर जो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज द स्टेज एंड वी आर मियर प्लेयर्स हियर, वी ऑल हैव टू प्ले आवर रोल, एंड आफ्टर प्लेइंग आवर रोल वी ऑल हैव टू डिपार्ट। पूरी दुनिया एक स्टेज है, हम सब केवल यहाँ पे प्लेयर्स हैं, और हम सबको अपने अपने रोल प्ले करके यहाँ से चले जाना है। एक ही आदमी ने किंग का भी रोल प्ले किया, उसी ने किसका रोल प्ले किया? उसी ने जो है फादर का भी रोल प्ले किया, लेकिन शायद वो दोनों रोल में अनसक्सेसफुल रहा। एक किंग जो है, जब हम कभी ये सोचते हैं या कभी भी बीइंग द स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, जब भी मैं कभी ये सोचता हूँ कि रियली में जो दुनिया है वो कितना क्रूएल है, और तमाम जो है पैसे वाले, तमाम शोहरत वाले, तमाम इज्जत वाले, तमाम बड़े घराने वालों को देखा गया है जिनके पास पैसों का अंबार है, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, उनकी जिंदगी में चैन नहीं है। इवन इन कानपुर में जो है एक यंग ब्लड, बिल्कुल बहुत कम उम्र का, 30 साल का या 32 साल का रहा होगा, अभी लास्ट ईयर या उसके एक साल पहले 2019 में शायद उन्होंने आत्महत्या की थी। और वाइफ भी उनकी बड़े घराने की डॉक्टर थी, लेकिन जिंदगी की जो कला है वो निभाने की कला नहीं है, समझ नहीं आया। तो हमने सोचा जब एक आईपीएस आत्महत्या कर सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर सकते हैं, कोई और लोग आत्महत्या कर सकते हैं, तो तो
ये सब चीजें सोच करके आदमी को लगता है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पावर। अगर पैसा, अगर शक्ति, अगर शोहरत, अगर इज्जत ये जिंदगी बचा सकती है, तो फिर इन सब लोगों के पास तो अंबार है। देन व्हाट इज द नीड, व्हाई आर दे कमिटिंग सुसाइड। इसका मतलब यह है कि इंसान में वो आर्ट नहीं आया जो ह्यूमनिज्म पढ़ने से उसको होना चाहिए था। मैं नहीं कहता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ, लेकिन आप देखेंगे कि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर सुसाइड की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। साइंस वालों में, मेडिकल कॉलेजेस में, आईआईटीज में आप देखेंगे कि बड़ी बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर जो बीए में वाले कर रहे हैं, जो थर्ड डिवीजन है, जो पास भी नहीं है, उनके अंदर तो ये टेंडेंसी जल्दी आती नहीं है। उनके अंदर अगर वो टेंडेंसी आएगी तो वो लव अफेयर है, कोई और चीज है, किसी ने डांट दिया गुस्से में, वो चाहे जो। मैं यहाँ पे पढ़ाई को लेकर के कह रहा हूँ कि पढ़ाई को लेकर के इतना फोबिया नहीं होता आर्ट वालों में, क्योंकि जो जो ह्यूमैनिटीज है वह आपको एक जिंदगी की कला सिखाती है। अगर अगर मिस्टर शमीम आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं कॉर्डिलिया को लेकर के, तो मैंने बताया कॉर्डिलिया केवल कैरेक्टर नहीं है, एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वे जरूर से जरूर दे विल ट्राई टू असेस, दे विल ट्राई टू इवेल्युएट व्हाट हैपेंड विद कॉर्डिलिया। फादर होने के नाते वो कहाँ तक थे, सही थे। और इवन मैं अगर फादर हूं तो मुझे भी तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो है किंग लियर जैसी गलती मैं तो नहीं कर रहा हूं, क्या जस्टिस सबके साथ मैं कर रहा हूं। तो जस्टिस इज व्हाट, जस्टिस इज नॉट अ थिंग विच यू कैन स्नैच। अगर आपको याद होगा मर्सी में जस्टिस की ही बात की जाती है, और मर्सी में जो है जो साने जब पोर्सिया उससे कहती है कि नाउ यू आर इन पार, बार बार उससे रिक्वेस्ट करती कृपया दया दिखाइए, कृपया दया दिखाइए, लेकिन शायलाक अपने घमंड में था, बदले की आग में जल रहा था। और सोचिए कि कैसे एक सेकंड में जो है पासा पलट जाता है, जो शक्ति शायलाक के पास थी वही चीज कैसे टर्न करती है, तुरंत एक सेकंड के अंदर जो है वही शक्ति एंटोनियो में चली जाती है। जो बॉन्ड पेपर भरवाया गया है, जो सारी चीजें होती है 1 मिनट में। तो उस वहां ट्रायल सीन में द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो पार्ट दिखाया गया वो तो बहुत छोटा दिखाया गया। आप तो किंग लियर की बात कर रहे हैं, एक बादशाह की बात कर रहे हैं, जिसके एक आदेश पर पूरा का पूरा इंग्लैंड चलता हो। तो यू कैन सी। तो मैं इसके पहले मतलब मेरा आपसे जो शेक्सपियर के प्ले को लेकर के जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, द थिंग विच आई एम शेयरिंग, द थिंग विच आई एम टेलिंग यू, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर मैंने आपको कैरेक्टर बता दिया, अगर मैंने आपको थीम बता दिया, अगर मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंट लाइन बता दी, तो ये भी जरूरी है कि हम उसका क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन कर लें। when you go when you study these things you will never forget। ये इंफॉर्मेशन है कि कब पब्लिश हुआ, 1605 में। ये इंफॉर्मेशन है सेटिंग कहाँ है, ब्रिटेन में है। ये इंफॉर्मेशन है कि उसका अपना जो है क्या नाम है, कि हीरो कौन है, किंग लियर है। उसके कितनी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का क्या नाम है, इस तरह से गोल्ड्रिल है, रीगन है, कॉर्डिलिया है। कॉर्डिलिया की शादी किसके साथ होती है, ड्यूक ऑफ फ्रांस। ये तो मैं बात बहुत पहले कर चुका हूँ, कोई नई बात नहीं। ये स्टोरीज भी आप न जाने कितनी बार सुन पाए होंगे, लेकिन शायद ये दर्शन नहीं आया होगा कि कॉर्डिलिया एक बड़ी कैरेक्टर भी बन सकती है। आज के डिस्कशन के बाद जो है कॉर्डिलिया को अगर कोई अंडरमाइन कर रहा होगा तो ही या शी विल नेवर अंडरमाइन। जस्टिस क्या है, ट्रूथ क्या है, जस्टिस और ट्रूथ कितना ज्यादा कुर्बानी मांगता है। और एक इतिहास के पन्नों में कभी नहीं देखा गया कि जो बेटियों ने डिथ्रोन किया हो फादर को। बट यहाँ पे नेचर दिखाया गया कि ऐसा नहीं है कि अगर नेचर ये चीज है, नेचर वो सब में हो सकता है, ह्यूमन बींग्स होने की वजह से। सो जो गलतियां हैं वो लर्न करने वाली चीजें हैं, जो कैरेक्टर है वो जिंदगी में उतारने वाली चीज है। किंग ने जो गलती की उसे लर्न करना है, और जो कैरेक्टर है कॉर्डिलिया उसको लाइफ में लाना है। और जो अपेटाइट ऑफ पार की कैरेक्टर है वो नहीं लाना है। मैं नहीं कहता कि आपके पास पार नहीं होना चाहिए, यू शुड टेक पार, लेकिन ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि गलत रास्ते पर जो भी चला उसकी यात्रा बड़ी लंबी नहीं रही है। और जिसने भी पार का मिस यूज किया उसके लिए भी चीजें बड़ी लंबी नहीं रही है। टाइम विल कम व्हेन ही विल डिफीटेड बाय टाइम। एजेड मैन होगा, वीक होगा, कोई पूछेगा नहीं, तमाम प्रॉब्लम्स होगी उसके साथ। तो ऐसा नहीं कि जब 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 ईश्वर ने आपको शक्ति दी, जब ईश्वर ने आपको धन दिया, जब ईश्वर ने आपको जो है
फाड़ दिया तो ये लोगों को सताने के लिए नहीं दिया, लोगों को मदद करने के लिए दिया था। और बट इन आवर सोसाइटी वी फाइंड no, not at all, there is no justice, there is no humanity. The people ultimately abuse, humiliate, undermine, and they सब कुछ करते हैं। लोग जो है सब कुछ, गाली गलौज, various of the things you will come to know. What a society, what type of society we are living. अभी सुबह में जब आज मैं क्लास जब मैं था ऑनलाइन में, मुझे लेक्चर देना था फिलीपींस में, तो काफी बड़ा प्रोग्राम था जिसमें बांग्लादेश के भी थे, ढाका के भी थे, और नेपाल के भी थे, फिलीपींस के थे, पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी थी, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, वहाँ की के प्रोफेसर वगैरह ने भी इस प्रोग्राम को कराया था ऑर्गेनाइज। तो दे ऑल वर, चूंकि जब भी मैं बात करता हूँ, मैं जेंडर पे बात करता हूँ, तो दे ऑल वर आस्किंग द क्वेश्चन कि यू आर सेइंग कि जेंडर इज अ प्रॉब्लम, जेंडर इज अ बिग इशू, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इन द इंटायर वर्ल्ड, सो हाउ कैन वी इरेडिकेट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को खत्म कैसे किया जा सकता है? तो सवाल ये उठता है कि खत्म का तो एक ही मात्र तरीका है कि हम सब इंसान बन जाए। अब इंसान बनने के लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई सींग हमारे अंदर निकलेगी, आपके अंदर निकलेगी। इंसान बनने के लिए इंसानियत का जो पैगाम जो है, ईश्वर ने महान पैगंबर से, दुनिया के महान पैगंबरों को धरती पर उन्होंने जो भेजा है, जो तमाम जो है आसमानी किताबें उतारी गई हैं, उनको पढ़े। जो ह्यूमनिज्म है, जो ह्यूमैनिटीज है, वो सब की सब हमें जो बताती है, हमें उसको वो करे। अगर एक डॉक्टर है तो केवल डॉक्टर ही केवल इसी में लगा हुआ है कि हम कितना ज्यादा कमा ले। जिसकी फीस कोविड 19 से पहले 500 थी, उसने कोविड 19 में उसके बाद अपनी फीस 1000 कर दी। यही ह्यूमनिज्म है, यही जस्टिस है। जबकि कोविड 19 में लोगों का रोजगार निकलता जा रहा है। तो जो जिस प्लेटफॉर्म पर है, उसको उस प्लेटफॉर्म पे रह करके वी शुड बी रेडी टू हेल्प ईच अदर, उसको उस प्लेटफॉर्म पे रह करके। और हेल्पिंग के साथ साथ वी ऑल हैव टू डू आवर ड्यूटीज। लोग राइट्स की बात तो करते हैं लेकिन ड्यूटीज नहीं। दोनों बेटियों ने, रेगॉन ने और रेगॉन के साथ साथ गॉन्ड्रिल ने राइट्स की बात की कि मुझे साम्राज्य मिल जाए, लेकिन एक अपने बूढ़े बाप को जो है अपने यहाँ जगह नहीं दे पाई। उनके अपने लोग, बूढ़े बाप के साथ जो लोग थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो कोर्टियर्स थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो उनको भारी लगने लगे। उनको निकाल दिया जाता है, उनको भारी लगने लगते हैं। सो ये हमें समझने की जरूरत है कि ह्यूमन नेचर कैसा है। वही बेटी रही होगी ना जिसको कभी उस बाप ने जो है, उस किंग ने अपनी बाहों में भी लिया होगा, झुलाया होगा, सुलाया होगा, गीत गुनगुनाया होगा, कितना भी बड़ा बादशाह रहा हो, कभी तो उसको इस जिंदगी में समय मिला होगा करने के लिए। लेकिन व्हाट हैपेंड विद दैट किंग, सच आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस जो कि दैट शुड बी आस्क्ड, दैट शुड बी डिस्कस। बाकी तो जो कैरेक्टर है, जो थीम है, वो तो मैंने आपको बता दिया, वो तो आप कर लेंगे। बट at what level you can go, at what level you can go, you can understand that place, that is highly significant. This is why I am again here कि जितनी बार मैं उसको बताऊंगा, जिस उस पे बात करूंगा, तो शायद यू विल नेवर फॉरगेट दिस पॉइंट, यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। क्वेश्चन इंशाल्लाह मिस नहीं होगा। बस आपको केवल करना क्या है कि जो नोट्स लिखवाया गया था उसको आप रिपीट कर लीजिएगा, कैरेक्टर्स को रिपीट कर लीजिएगा, सिचुएशंस को देख लीजिएगा, लाइंस को देख लीजिएगा। यू विल नॉट मिस इवन अ सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि जो उसका क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन है वह आपको बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है, शेक्सपियर की प्ले को, खासकर इसको देखने के लिए। और बेन जॉनसन जो क्रिटिक थे, बेन जॉनसन ने तो कहा कि शायद कोई भी दूसरा आदमी इतना बेहतरीन प्ले ना तो लिख पाया है ना लिख पाएगा। किंग लियर के लिए उन्होंने ये बात कही। अगर कभी भी ये बात आती है कि किसने ये बात कही है कि इतना बेहतरीन प्ले, किंग लियर जैसा प्ले ना तो कोई कभी मतलब लिख पाया और ना लिख पाएगा, तो ये बात किसने कहा? बेंजान, सॉरी बेन जॉनसन नहीं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। या आई वाज रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये बात कही, जीबी शाह ने ये बात कही। सो
जितना भी चीजों पे हम बात कर रहे हैं, जितनी भी चीजों पे हम देख रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ। एक वर्ड होता है निहिलिज्म, NIHILISM। निहिलिज्म, निहिलिज्म एक सोच है जब आपको ये लगने लगता है कि यह दुनिया बेकार है और यहाँ पे जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, NIHILISM, निहिलिज्म। एन आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। वह किंग जो बड़े महलों में रहता था, जिसके चारों तरफ नौकर चाकर, जिसके एक इशारे पर खाना पानी मतलब सारी चीजें व्यवस्था हो जाती रही होंगी। when he is alone with his fool in heath, तब उसको लगता है कि where justice is, what he did with his daughter, and what is he facing this time। और उसको लगता है ये तो सारी पार जो शान शौकत अभी तक मैं एंजॉय कर रहा था, ये तो सब बेकार है, किसी काम का नहीं है, ये सब तुम मुझसे छीन गया। ऐसी शक्ति कौन सी उसमें परमानेंट थी? कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जो इसको छीनती है और हमसे उठा के दूसरे को दे दी है। आप पता कर लीजिएगा, जिस घर में आप रहते होंगे, जिस जो जमीन आपकी है, वो ना जाने वो जमीन और वो घर इसके पहले कितने लोगों का रहा होगा। अपने फादर से अगर हम शुरू करें, फादर फादर के फादर फादर के फादर कहाँ रहे होंगे, कहाँ से आए कहाँ से आए कहाँ से आए, हिस्ट्री। जिसको आज हम दावा करते हैं कि ये मैंने बनाया, ये कल मेरा भी नहीं रहेगा, वो कल दूसरे को जाएगा। तो व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज इन आवर हैंड। मैं नहीं कहता, इसका मतलब ये नहीं है दुनिया के निजाम को चलाने के लिए तो हमें करना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, दुनिया के निजाम को चलाने के लिए ही आप जो है क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर बना हुआ और आप इतनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दुनिया का निजाम चलाना अलग चीज है, जिंदगी का निजाम चलाना दैट इज अनदर थिंग। ह्यूमनिज्म हमें ये बताता है कि हाउ वी हैव टू पास आवर लाइफ, बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजारी जाए और बेहतरीन जिंदगी गुजार करके कैसे बेहतरीन इंसान बना जाए। तो किंग लियर यह भी इनडायरेक्ट वे में बताता है। तो एक वर्ड जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो निहिलिज्म डिस्कस किया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये बताया कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि ऐसा प्ले ना तो कभी किसी ने लिखा है ना लिखा जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा मैंने किन किन पॉइंट पर बात किया हुआ है, मैंने अपेटाइट ऑफ पार पे बात की। अपेटाइट माने भूख, पार माने शक्ति, शक्ति की भूख किसमें है? दोनों बेटियों में है। दोनों बेटियां कौन सी हैं? गॉनरिल और रेगन। दूसरी तरफ एक बेटी है जो सच्चाई के साथ है, ऑनेस्टी के साथ है, ट्रूथ के साथ है, वह कौन है? कॉर्डिलिया। उसके साथ क्या हश्र होता है ये हमें देखते हैं। हमने एक शक्तिशाली राजा को भी देखा और एक शक्तिशाली राजा के साथ साथ एक ऐसे किंग को भी फाइंड जिसका डाउनफॉल होता है उसकी अपनी एक गलती की वजह से। वह कौन सी गलती है? लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। तो you will come to know so many things, you will come to know कि these are the basic things, these are the basic elements which you have to remember, which you have never to forget। उसके अलावा जो है ऐसा कुछ नहीं है। एक वर्ड और भी है, दैट इज द रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है पुनर्मिलन, रिकंसिलिएशन। ये भी एक पॉइंट रहा है। और ये जो रिकंसिलिएशन आपको देखने को मिलेगा, कहां पर देखने को मिलेगा? जिस बेटी को वह अपने साम्राज्य से निकाल देते हैं, एक तरह से कहा जाए फूटी कौड़ी नहीं देते, इवन सम्मान के साथ विदा भी नहीं करते, वही बेटी उनकी जिंदगी में दोबारा आती है, दूत बन करके। एक तरह से देखा जाए, सिंबल ऑफ पीस, ऑनेस्टी, सब कुछ लेकर के वे रिकंसाइल होते हैं। लेकिन बेटी में इतनी एम्बिशन है कि वह उनके साम्राज्य को वापस लाना चाहती है, उनकी खोई हुई शक्ति को जो है उनको देना चाहती है। इन दिस वे यू विल कम टू नो कि व्हाट हैपेंस। तो रिकंसिलिएशन भी यह केवल क्षणिक है, वह भी बहुत समय तक नहीं था। मिलन हुआ, बेटी मर गई, मजबूर बाप उसके जो है शव को हाथों में लेकर के निहारता है और सोचता है इज इट लाइफ, ये जिंदगी है, व्हाट आई डिड एंड व्हाट माई डॉटर डिड। तो एक चीज ध्यान में रखना है, जो वहां पे रिकंसिलिएशन का पॉइंट है, मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो दर्शन के हिसाब से हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। एक दो लाइन मैंने नोट किया है जो मैं पढ़ना चाहूंगा।
सबसे पहला पॉइंट मैंने जो नोट किया कि किंग लियर इज अ ब्रूटल प्ले। यह एक ब्रूटल प्ले जिसमें काफी ज्यादा निर्दयता दिखाई गई है। कॉर्डेलिया का मरना यह अपने में बहुत बड़ी क्रुएल्टी ही रही है, क्योंकि वह इनोसेंट है। बाप ने निकाल दिया, दैट इज अनदर थिंग, बाप उस पर पश्चाताप करता है। लेकिन कॉर्डेलिया का मरना का मतलब इंसानियत का मरना, देयर इज नो जस्टिस एट ऑल। सेकेंड पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट है जो पूरे के पूरे प्ले की समरी को लेकर के बात करता है। उसमें ये कहा गया है कि देयर इज वेदर देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ जस्टिस इन द वर्ल्ड और वेदर द वर्ल्ड इज फंडामेंटली इनडिफरेंट। एक लाइन है जिसमें कहा जाता है कि क्या कोई इस दुनिया में जस्टिस की उम्मीद की जा सकती है, या पूरी की पूरी दुनिया जस्टिस के पर्सपेक्टिव से उदासीन हो गई है। किसी को चाहत ही नहीं कि जस्टिस दुनिया में रहे या जस्टिस मिले या जस्टिस के लिए कोई खड़ा हो। तो जस्टिस वह, जब राजा जो है जिसके हाथ में सत्ता थी उसने जस्टिस नहीं किया तो आम आदमी से जस्टिस की उम्मीद की जाए। जस्टिस का सबसे पहला कत्ल तो किंग लियर के हाथों ही हुआ ना। इसीलिए देर इज अ क्वेश्चन कि क्या यह दुनिया में जस्टिस है, जस्टिस के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं, या जस्टिस को यहां से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि देर इज गुडनेस। ये लाइन का मतलब ये ड्रामा की लाइन नहीं है, ये समरी है जो मैं पढ़ा, जिसको मुझे लगा कि मुझे नोट कर लेना चाहिए और मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए, उसको मैंने किया है कि देर इज गुडनेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में अच्छाई तो है, या देर इज गुडनेस इन द वर्ल्ड ऑफ द प्ले, ड्रामा में अच्छाई तो दिखाई गई है, बट देर इज ऑल्सो मैडनेस एंड डेथ। लेकिन इसके साथ साथ उसी ड्रामा में मैडनेस भी है, पागलपन भी है, डेथ भी है। साथ ही साथ इट इज डिफिकल्ट टू टेल विच ट्रिम्स इन द एंड। और यह बहुत ही डिफिकल्ट है बता पाना कि ड्रामा में लास्ट में विजय किसकी होती है। सच्चाई की विजय हुई है, अच्छाई की विजय हुई है, पागलपन की विजय हुई है, या क्रुएल्टी की विजय हुई है। कॉर्डेलिया अगर ना मरती तो यह स्टेटमेंट ना आता। तो कॉर्डेलिया का मारा जाना सच्चाई का मारा जाना, सच्चाई का गला घोटना है, इनजस्टिस को सपोर्ट करना है। इस वजह से यहाँ पे है कि अच्छाई भी है, सच्चाई भी है, पागलपन भी है, ब्रूटैलिटी भी है, जस्टिस भी है, इनजस्टिस भी है। लेकिन ये दिखाया गया कि जस्टिस यहाँ पराजित हो जाती है, इनजस्टिस भी पराजित होता है। ऐसा नहीं, जो लोग इनजस्टिस में थे, रेगन और उसकी जो बहन है, वे भी पराजित होती है। लेकिन जीता कौन? इसका मतलब क्या हुआ? हर आदमी को पराजय नसीब हुई। जो सच्चाई के साथ खड़ा था उसको भी पराजय नसीब हुई, और जो सच्चाई के अगेंस्ट में था उसको भी पराजय नसीब हुई। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो किंग लियर है यह एक पॉलिटिकल अथॉरिटी को लेकर के बात करता है, और साथ ही साथ इसमें फैमिली डायनामिक्स भी है। राजा होने की वजह से वह एक राज्य के बादशाह है तो वहाँ पॉलिटिकल अथॉरिटी है, और बाप होने की वजह से वह जो है तीन बेटियों के फादर हैं। तो फैमिली डायनेमिक्स भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव से हमें ड्रामा को समझना है। और फिर मैंने लिखा है कि लेयर इज नॉट ओनली अ फादर बट आल्सो अ किंग, एंड व्हेन ही गिव्स अवे हिज अथॉरिटी टू द अनवर्दी एंड इविल गॉन्ड्रिल एंड रेगल, वह केवल जो है राजा नहीं बल्कि फादर भी है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती, जिसको ब्लंडर कहा जाएगा, वो ये की कि उन्होंने अनवर्दी डाटर्स को अपना साम्राज्य दे दिया। और यहीं से ही यही गलती ही उनके पतन का कारण बन जाता है। यही उनका ट्रेजिक फ्लॉ है, यही उनका वीक पॉइंट है। साम्राज्य देना गलत चीज नहीं था, लेकिन जब बेटी ही अनवर्दी है, बेटा ही अनवर्दी है, तो जो भी आपने राजपाट बनाया सब खत्म कर देगा, सब बेच बाज के बराबर कर देगा। द सेम थिंग वी फाइंड। And when he gives away his authority to the unworthy and evil Gondrel and Regan, he delivers not only himself and his family, but all of Britain into chaos and cruelty. ड्रामेटिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे आई है कि साम्राज्य बेटियों को देने का मतलब ये नहीं हुआ कि किंग अकेले बर्बाद होते हैं, बल्कि पूरा ब्रिटेन जो है बर्बाद हो जाता है। कोई बचता ही नहीं है, एक दो कैरेक्टर्स बचेंगे, बाकी सबका सब मारे जाते हैं। तो दिस हैपेंड बिकॉज he loses his power, because he gives power in the hand of unworthy daughters. That is the basic point which I want to discuss with you.
बाकी जो है कैरेक्टर को लेके मैंने पहले बात किया था, एक बार मैं दोबारा कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मैं आपसे मेंशन कर दे रहा हूँ। किंग लियर के बारे में बात हो ही गई है, गॉन्ड्रिल के बारे में बता दिया गया कि गॉन्ड्रिल उनकी बड़ी बेटी है, रीगान दूसरे नंबर पे है जो उनकी छोटी बेटी है, कॉर्डिलिया जो है तीसरे नंबर पे है जिससे की शादी जो है फ्रांस से के राजकुमार से होती है। और कॉर्डिलिया को जब साम्राज्य नहीं मिलता तो एक कैरेक्टर केंट है जो अपोज करता है, केंट को बाहर कर दिया जाता है। तो व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट किंग लियर, गॉनड्रिल, रेगन, कॉर्डिलिया। अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर एक कैरेक्टर है और वह सबसे बड़े सीनियर कोर्टियर है। अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर जो है वह सीनियर कोर्टियर है। और अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर के दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम एडमंड है और दूसरे का नाम एडगर है। अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर के दो बेटे हैं, एक का नाम एडमंड है और दूसरे का नाम क्या है, एडगर है। जो एडमंड है वह विलेन है। एडमंड भी क्या करता है, अपने भाई, अगर मैं वर्ड यूज करूंगा सौतेला भाई उसका होगा, उसको भी वह डिथ्रोन करने की कोशिश करता है। तो एक अदर स्टोरी इधर भी चल रही जो किसके साथ है, एडमंड और एडगर और प्लस उनके फादर अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर में। तो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर को यू विल कम टू नो। अर्ल ऑफ केंट को मैंने बताया कि केंट जो है बहुत ही फिलोसफिकल कैरेक्टर है, और जब उस जो है कॉर्डिलिया को कुछ नहीं मिलता वह अपोज करता है, तो किंग उसको क्या कर देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो फिर से मैं रिवीजन करना चाहूंगा कि अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर एक कोर्टियर है, मोस्ट सीनियर कोर्टियर है। उनके दो बेटे, एक का नाम एडमंड है और एक का नाम एडगर है। एडमंड उनका इलिजिटिमेट सन है जो कि ड्रामा में विलेन का रोल प्ले किया है। इलिजिटिमेट सन का मतलब होता है कि एक तरह से ऐसा सन है जो कि अगर मैं ब्लड रिलेशन में बात करूं तो वो वहां पे नहीं, मतलब सोसाइटी उसको अलाउ नहीं करती कि टू मेक सच अ रिलेशनशिप, और उनका कहीं ना कहीं किसी से रिलेशनशिप था, वह उससे पैदा हुआ उनका बेटा है। एडगर उनका अपना खुद खुद का ब्लड है जिसे सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है, और इनको इनके भी आपस में काफी तकरार है। अर्ल ऑफ केंट मैंने बताया कि केंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है राजा के द्वारा, जब वो कार्डिलिया को साम्राज्य में का कोई हिस्सा नहीं मिलता तो वो अपोज करते हैं, और मोस्ट फिलोसफिकल कैरेक्टर है। इसके अलावा जो है एक क्लाउनिस कोर्टियर है जिसका नाम क्यूरॉन है। क्यूरॉन जो है यहाँ पे क्लाउन का काम किया, विदूषक का, जो कि किंग को हंसाता है या उनका एंजॉय करता है, दैट इज द थिंग। इसके अलावा यू विल कम टू देयर इज अनदर कैरेक्टर ओसवाल्ड, वह जो है सर्वेंट है गॉन्ड्रिल का। इसके अलावा ड्यूक ऑफ बरगैंडी है, जो कि ड्यूक ऑफ बरगैंडी से पहले यह जो है कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए आए थे, लेकिन जब ड्यूक ऑफ बरगैंडी को ये पता चलता है कि कॉर्डेलिया को तो कुछ भी उसके फादर नहीं दे रहे, तब ये शादी से मना कर देते हैं, और तब कॉर्डेलिया किसकी बीवी बनती है, किंग ऑफ फ्रांस की बीवी बनती है। एक कैरेक्टर है अल्बेनी, ये भी जो है सन है, और लास्ट में जो है वही जीवित रहते हैं, और लास्ट में वो जो है क्या करते हैं कि इंग्लैंड की शक्ति को प्राप्त करते हैं या धारण करते हैं। यू विल कम टू नो कि इस तरह की चीजें रही है। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गॉन्ड्रिल है, गॉन्ड्रिल की शादी जो है ड्यूक ऑफ अल्बेनी से होती है, और रीगान की जो शादी है वो जो है ड्यूक ऑफ कार्नवाल से होती है। तो ड्यूक ऑफ कार्नवाल, ड्यूक ऑफ अल्बेनी, और साथ ही साथ एक और नाम कौन सा, प्रिंस ऑफ फ्रांस या किंग ऑफ फ्रांस। ये तीन बेटियां हैं, तीनों ये इसकी इसके साथ शादी होती, ये चीजें रही हैं। सो इन दिस प्ले आई हैव डिस्कस्ड, मैं सोचा था कि छोटी क्लास लूंगा, लेकिन जब एक फ्लो बनता है और उसमें दर्शन की बातें होने लगती हैं तो चीजें बढ़ जाती हैं, होती रहती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी लेक्चर वैसे ही अच्छा लगा होगा जैसे कि आपको पहले का लेक्चर अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा अच्छे स्वीट और काइंड वर्ड्स मिल रहे हैं, तो इससे मेरे अंदर भी बहुत ऊर्जा या ताकत आती है, और जिसकी वजह से मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि मैं आपके सामने आऊँ और अच्छे और अच्छे ढंग से आपको सारी चीजें बताऊं। तो ये जो क्लास है, ऐसा नहीं कि क्लास केवल कंपटीशन ओरिएंटेड है। इस क्लास में हम लोग अपनी जिंदगी के मसले मसाइल, जो नोक झोंक है, जो शरारतें हैं, जो और चीजें हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो शायद कुछ अलग तरह का सुकून मिलता होगा आपको भी, हम सबको भी, जब हम इस पर आते हैं। तो आप में से एक या दो लोग अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और चूंकि आप लोगों का भी समय हो सकता है केडी सर की क्लास हो आज या ना भी हो,
या जी। या बेशक, बेशक, बेशक। या जी। नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि समाधि लगा के बैठिए। कारण है कि जो लाइफ है उस लाइफ को हमें जीना पड़ेगा। और आप जिंदगी से हार करके या जिंदगी को इस तरह से हम छोड़ करके अगर हम कोई सन्यासी बन जाएंगे, तो सन्यासी बनने से ना तो दुनिया का निजाम चलेगा, ना तो दुनिया। देखिए, दुनिया में भलवी से चूंकि हम लोग ईस्ट में रहते हैं, तो यहाँ पे दो ही तरह की बातें की गई। या तो धर्म के जो बड़े दार्शनिक थे, या तो उनकी बहुत तारीफ की गई, या तो जिन्होंने युद्ध के मैदान में जो है तलवारें चलाई, लोगों का सर काटे, उनकी तारीफ की गई। लेकिन उनकी तारीफ नहीं की गई। आज मैंने सुबह में भी ये बात बताई कि सबसे बड़ी कुर्बानियां जो है घर पे जो है माताएं देती हैं। जो कि जब अब हम या आप छोटे रहते हैं, तो आप ये सोचिए कि जिस तरह से नर्चरिंग केयरिंग होती है, और सुबह से लेकर के शाम तक जो है किचन में इनकी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम तरह की होती है। तो आखिर उस कुर्बानी को क्यों नहीं ग्लोरीफाई किया गया? मध्य युग में केवल तलवार भांजने वाले पुरुष मास्कुलिनिटी, कोई कहता है मेरे पास 56 इंच का सीना है तो उसकी तारीफ की जाती है, तमाम चीजें। हमने उस चीज को तारीफ नहीं की जिससे कि दुनिया बनी है। ड्रॉपिंग ऑफ द बम, या जो है युद्ध के मैदान में शत्रुओं का गला काटना, किसी का भी गला काटना, इससे दुनिया बनी नहीं। इससे दुनिया में तो खून खराबा हुआ है। तो परहैप्स इट्स टाइम टू री राइट हिस्ट्री, परहैप्स इट्स टाइम टू रीडिफाइन मास्कुलिनिटी, परहैप्स इट्स टाइम टू रीडिफाइन ब्रेवरी। ब्रेवरी लोग अभी तक यही समझते हैं, जो बहादुर हो, जो तलवार चला ले, जो ये कर ले। नो, बहादुरी से नहीं ब्रेवरी है। ब्रेवरी उस कुर्बानी से है जिसमें दया है। ब्रेवरी उस कुर्बानी से जो सच्चाई के साथ खड़ा है। ब्रेव वह है जो सुबह से शाम तक लगा हुआ है। अगर आपको याद होगा कि गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इतना बढ़िया कहा है कि वे लोग जो कि मंदिरों में जो है बैठ करके पूजा पाठ में लगे हुए हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, गुरुद्वारों में कहीं और पे खड़े हैं, मैं उनसे वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चीज अपनी जगह है। लेकिन सच्चा आदमी वह है जो ईश्वर, जो है आ, फटे पुराने कपड़ों में जो है क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और उसकी पसीने जो है अभी सूख भी नहीं रहे, फिर काम पे निकल जाए, अपने पेट भरने के लिए वो कर रहा है। जो देश हित में काम कर रहा है, वो भी इबादत है। उनको भी निकल करके देखिए। अगर आपको याद होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक बहुत अच्छी पोयम लिखी थी, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, लिए हाथ में हथौड़ा करती बार बार प्रहार। तो यू विल कम टू नो कि बहुत सारा चीज ऐसा रहा है लाइफ में जो हमें समझना चाहिए। तो लाइफ में अगर कोई सन्यासी बनना चाहता है, अनडाउटली ऐसा फीलिंग्स आती है इन सब चीजों को पढ़ने के बाद। बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। वी शुड ट्राई टू स्ट्रगल, वी शुड ट्राई टू फाइट, वी शुड स्टैंड विद जस्टिस। बट बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हो सकता है मैं अभी आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन बहुत सारे स्टेज पर ऐसा होगा कि हमें भी कंप्रोमाइज करना पड़ता होगा, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि मैं अपने आप को खतरे में क्यों डालूं। सब चीज सेल्फ डिफेंस में रह करके ही आदमी करता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आई एम हियर आई टोल्ड यू कि हाँ, ऐसी ऐसी चीजें रही। एनी अदर पर्सन, बस। या या अंकिता जी। अंकिता जी।
Yeah. Yeah, ultimately word nihilism, it refers to what it refers to, that the world is futile, life is futile, in the world there is only brutality. In other words, you may say कि nihilism is a concept in which the people believe that there is no value of the earthly life, there is no value of this life. Yeah. So I think कि now, yeah, yeah, Komal ji. देर इज नो पोएटिक जस्टिस। अल्टीमेटली यू हैव टू नो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि पोएटिक जस्टिस जो शब्द है, जो फ्रेज है, इट वाज यूज्ड बाय हुम, इट वाज यूज्ड बाय थॉमस राइमर। ये थॉमस राइमर के द्वारा यूज किया गया पहली बार। THOMAS, थॉमस राइमर, RHYMER। और इस पोएटिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि पोएट जो है खुद जज के रूप में काम नहीं करता, वो कहीं पे भी नहीं आएगा कि कोई ऐसा स्टेटमेंट दे कि कॉर्डिलिया के साथ गलत हुआ। पोएटिक जस्टिस, पोएटिक का मतलब जब पोएट जस्टिस जज के रूप में काम करता है, मतलब शेक्सपियर नेवर से कि कॉर्डेलिया के साथ जो हुआ वह गलत हुआ, वो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देते, आप डिस्कस करिए, आप निकालिए कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। बट इन सम प्लेस यू विल कम टू नो कि पोएट जो है क्या करता है, बिहेव करने लगता है, ड्रामेटिक बिहेव करने लगता है कि जस्टिस के रूप में कि अगर मैकबेथ मारे जा रहे हैं तो मैकबेथ के साथ ने ऐसा काम किया था, इस तरह की चीजें, नेवर सच ए स्टेटमेंट यू विल फाइंड। So I think now I should bind up this session. Okay, okay. Thanks to all of you for listening me. Thanks to all of you. Okay. Good night. Good night.